ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने बड़ी प्यारी सी बातें आज हम लेक्चर नंबर 3 वी आर डूइंग F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग ACCA और मैं इस समय हूँ चैप्टर नंबर 7 एज पर भूपेश आनंद एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज सर्विस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स मैं डिलीवर कर चुका हूँ एंड यू हैव ऑलरेडी सीन those 2 lectures that what I mean by service costing, what I mean by operational costing, what are the industries in which we use service industry, in which we use this type of costing। बेटे हम कर रहे हैं methods of costing। methods of costing में we have discussed job, we have discussed batch, we have discussed process, I have discussed about cost sheet also। मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में सर्विस कॉस्टिंग स्टार्ट कर दी और आज अभी लेक्चर नंबर 3 है। मैं कैप्लॉन से भी अभी आपको, बीबीबी से भी अभी आपको कराने वाला हूं। आज का लेक्चर बड़ा प्यारा सा कंक्लूडिंग लेक्चर रहेगा सर्विस कॉस्टिंग के लिए। आप रजिस्टर ओपन कर लें, कैलकुलेटर्स बाहर निकाल लें। बेटा मैंने कैलकुलेटर बाहर निकाल ली है। तो आइए जी, आइए लेक्चर नंबर 3 ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 7। भूपेश आनंद ने इसका नाम 7 रखा है। कैप्लॉन में चैप्टर नंबर कुछ और हो सकता है, बीबीबी में चैप्टर नंबर कुछ और हो सकता है, बट भूपेश आनंद के हिसाब से आप इस लॉजिकल चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए जी, सर्विस कॉस्टिंग की बात करें और बड़ी प्यारी सी बातें आपको बताऊं कि आज का विचार यह है कि जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे सक्सेस ज़्यादा अचीव होती है। ये बात आपको बतानी थी। कमर सीधी करके बैठना लेक्चर नंबर 3 में और कैलकुलेटर अपने सामने रखना है। कैप्लॉन को ओपन करके रख लीजिए। कैप्लॉन मैंने अपने सामने रख ली है, हार्ड कॉपी रखिए एंड मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। लेक्चर नंबर 1 में we have discussed what is service costing, what is service industry, what are the types of industries, what is Sensex, what is manufacturing industry, and what are the different types of industries in which we can categorize under the head service। तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में व्हाट, व्हाई एंड व्हेन वी यूज सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेशन कॉस्टिंग ऑलरेडी बता दिया है। फिर मैंने आपको बताया उससे पहले, उस आफ्टर दैट कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। वी हैव डिस्कस्ड दैट इन केस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग वी विल बी यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वी विल बी यूजिंग प्रोसेस कॉस्टिंग। इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज विल बी यूजिंग सर्विस कॉस्टिंग। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर दी थी, ठीक है सर। और फिर मैंने दिल्ली मेट्रो, सिनेमा हॉल्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, होटल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई आपको बताने की कोशिश की दैट दीज आर ऑल द सर्विस इंडस्ट्रीज विच विल बी फॉलोइंग, विच विल बी यूजिंग सर्विस कॉस्टिंग एज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग फॉर कैलकुलेटिंग फॉर कॉस्ट ऑफ देयर सर्विस। ये बात ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की एंड आई हैव टोल्ड यू कि इसमें 2 तरह के यूनिट्स हो सकते हैं। वन इज अ सिंगल कॉस्ट यूनिट which is I can calculate either in kilometers or in ton or per passenger or per kilometer or per unit or per टब ऑफ वाटर। अगर एक ही यूनिट होगा तो हम उसको कहेंगे सिंगल कॉस्ट यूनिट। बट आपने देखा लास्ट लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में, स्पेसिफिकली लेक्चर नंबर 1 आई टोल्ड यू कई बार क्या होगा, आपका जो सर्विस है वो 2 फंक्शंस पे डिपेंड करेगा, कई बार 3 फंक्शंस पे डिपेंड करेगा। तो जब एक से ज़्यादा डिपेंड होता है फंक्शंस तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट्स। तो मैंने कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट्स की बात बताई। देयर आर 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। एक्स एक्सिस में मैंने लिखा सर्विस एंड वाई एक्सिस में लिखा if there are more than one variable I will say it is named as composite cost unit। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक है सर। आइए लेक्चर नंबर 2 में, दिस इज लेक्चर नंबर 3। इन लेक्चर नंबर 2 आई हैव टेकन अ वेरी ब्यूटीफुल केस स्टडी। मैंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनीज की टन किलोमीटर्स के पॉइंट से बताने की कोशिश की दैट हाउ वी कैलकुलेट द कॉस्ट एंड व्हाट आई प्रिपेयर अ कॉस्ट, अ कॉस्ट फॉर दैट इंडस्ट्री आई शुड बी बाइफिकेटिंग द वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स कॉस्ट। अगर आपको कोई चीज़ सेमी वेरिएबल दी हुई है तो उसको बाइफिकेट करना चाहिए, उसको वेरिएबल में और फिक्स्ड में विद हेल्प ऑफ हाई एंड लो मेथड। वो बात ऑलरेडी बता दी है। तो मैंने लेक्चर नंबर 2 भी ऑलरेडी डिलीवर कर दिया एंड आई हैव टोल्ड यू दैट वहां पर हम निकालते हैं कॉस्ट पर क्विंटल, ठीक है सर। आज का ये जो लेक्चर है बेटा, ये लेक्चर नंबर 3 है। आप कैप्लॉन पहले बाहर निकाल लें।
क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अप टू दिस पॉइंट आई हैव नॉट सीन जूस नोट्स, मैंने आपको अपने जूस नोट्स भी नहीं दिखाए, आपको मैंने कैप्लन भी नहीं दिखाया। तो आज इस लेक्चर नंबर 3 में मैं टेस्ट योर सेल्फ और इलस्ट्रेशंस कैप्लन से कंप्लीट करूंगा, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि भाई हमने सब कुछ कवर कर लिया। तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूँ लेक्चर नंबर 3 में, कैप्लन में, बीबीबी में। मैं अज्यूम करता हूँ कि एक ACCA, बिकॉज यू आर डूइंग ACCA, कल आप ACCA बन जाएंगे तो you will be practicing, you will be supposing you have started your own practice, आपने 180 कंट्रीज में कहीं पे भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और एज ए ACCA कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आप लोगों की अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स फॉर द कंपनीज, यू आर गिविंग द ऑडिटिंग सर्विसेज, यू आर गिविंग द टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज, अलग अलग तरह की सर्विसेज हो सकती हैं। तो आपको क्या लगता है विच टाइप ऑफ कॉस्टिंग विच ACCA firm, which ACCA practicing firm will be applying to calculate the cost and to charge to their clients? बेटा it depends upon the service cost costing, कि आप कितने घंटे की टैक्स कंसल्टेंसी किस क्लाइंट को दे रहे हो, अकाउंट्स का जो वर्क प्रिपेयर कर रहे हो उसमें कितनी सर्विसेज, उस सर्विसेज को देने में कितना टाइम लगा। So all that is named as, you are giving services, you are not producing anything, आप कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, आप सर्विसेज दे रहे हो। तो अभी हम कैप्लन को खोलेंगे, आप कैप्लन ओपन कर लीजिए। कैप्लन में फर्स्ट पॉइंट ही यहीं से स्टार्ट हुआ कि भाई इफ इट इज अ केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री देन यू हैव टू गिव द सर्विसेज, एंड लाइक ACCA दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ ACCA कंसल्टेंसी फर्म, and in that they are giving the accounting services or auditing services or this services, so they will be calculating the cost on the basis of services। तो आइए जी जल्दी से फर्स्ट पॉइंट आज के इस लेक्चर का हम लिख लें, फिर आते हैं, हम आएंगे बेटे, हम आएंगे कैप्लन में आएंगे, हम आएंगे। आप पहले फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ACCA practicing firm providing account services, accounting services, auditing services, टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज, एनी सर्विसेज। आप कितना चार्ज करें बेटा डिपेंड करता है कि आपने उस सर्विस देने में कितना समय लगाया, और भी डिफरेंट फैक्टर्स होंगे। तो वहां पर मोटा मोटी हम ये कहना चाहते हैं कि आई विल बी यूजिंग सर्विस कॉस्टिंग फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट, कैप्लन और BBB में डिफरेंस दिया हुआ है दैट इफ इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड वेदर इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री? Because we are using service industry, we are preparing service industry, so what are the points to be taken into account in case of service industry? मैंने कहा सर्विस इंडस्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बड़े सारे डिफरेंसेस हैं, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में कॉस्ट निकालने के लिए हम सर्विस कॉस्टिंग यूज करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए वी हैव ऑलरेडी सीन प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एक जैसे ही प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जनरली वी से दैट दोज प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस। अच्छा, दोज प्रोडक्ट्स आर टेंजिबल, हम टच कर सकते हैं। जैसे ये कैसियो वालों ने कैलकुलेटर बनाया, तो कैसियो इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड वी कैन टच दिस प्रोडक्ट इज अ टेंजिबल प्रोडक्ट। बट सर्विस इंडस्ट्री में एक खासियत है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी को आप टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हो। जैसे आपने अपनी फिंगर डाली एक प्लग में, पीछे से बटन ऑन कर दिया, तो आप फील कर सकते हो। इट मीन्स इन केस ऑफ सर्विसेज दीज सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, एंड इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑल दोज प्रोडक्ट्स आर टेंजिबल इन नेचर, यू कैन टच इट। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि भाई आप सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी को आप बनाकर स्टोर नहीं कर सकते, जैसे बनी आप आगे सप्लाई कर दोगे। बट दीज प्रोडक्ट्स, कैसियो के जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, अगर बनाया हमने, उनको स्टोर भी कर सकते हो। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे प्रोड्यूस होगी वैसे ही आप सर्विसेज दे रहे हो, आप यू कैन नॉट स्टोर दैट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, दैट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स, तो आप उसको स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा, सर्विस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स हैं वो जनरली हेट्रोजीनियस होते हैं, अलग अलग सर्विसेज हो सकती है। जैसे ACCA फर्म है, किसी क्लाइंट को वो टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही है, किसी क्लाइंट को अकाउंटेंसी दे रही है, किसी क्लाइंट को दे आर गिविंग फॉरेंसिक अकाउंटिंग सर्विसेज, टू सम ऑफ द क्लाइंट दे आर गिविंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सर्विसेज, हो सकता है। So all those services can be different from each other, and hence those services are named as heterogeneous. The most important feature, or I can say the most important difference between process costing and service industry is that in case of process costing, the products are
होमोजीनियस, बट इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री द प्रोडक्ट्स आर हेट्रोजीनियस। तो आप लिखेंगे जी डिफरेंसेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सर्विस इंडस्ट्रीज में डिफरेंसेस। यहां पर जैसे मैंने लिखा टेंजिबल, यहां लिखा इनटेंजिबल, तो यहां पे लिख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में लिखिए टेंजिबल, यहां पर लिखिए जी टेंजिबल। यहां पर लिखा हेट्रोजीनियसली, तो यहां लिखिए जी होमोजीनियसली। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं because in case of service industry or manufacturing industries you are preparing homogeneous। यहाँ पे लिखा है जी simultaneous production and consumption, मतलब आप स्टोर नहीं कर सकते, can be stored, products can be stored, आप स्टोर कर सकते हैं in case of manufacturing industry, but in case of service industry you cannot store it, they are perishable, they are not highly perishable, खराब तो ये भी हो जाते हैं लेकिन they are not highly perishable। तो आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए बिकॉज आपके एग्जामिनेशन किट में यू नो दे हैव गिवन द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, तो मैं आ गया जी पॉइंट नंबर 3 में। वी हैव ऑलरेडी सीन, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लेक्चर नंबर 3 आज का ये जो लेक्चर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सर्विस कॉस्टिंग का, इसमें ये बात भी लिखें कॉस्ट पर सर्विस यूनिट। बेटे आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम न्यूमरेटर में क्या करते थे टोटल कॉस्ट लिखते थे उस पर्टिकुलर सर्विस की। जैसे कैंटीन डिपार्टमेंट है ना, तो कैंटीन डिपार्टमेंट में टोटल कॉस्ट कितनी है ना, उसका स्टाफ कितना है, उसका कैंटीन का गैस का खर्चा कितना है, कैंटीन का पेट्रोल का खर्चा कितना है, कैंटीन की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना है, कैंटीन में जो एसेट लग रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन कितना है, कैंटीन का सुपरवाइजर का खर्चा कितना है, कैंटीन में मटेरियल का खर्चा कितना है, कैंटीन में डायरेक्ट लेबर कितनी है। उन सारे खर्चों को ऐड करते हैं अगर हम कैंटीन के, तो उसको लिख देंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितनी प्लेट्स उन्होंने दी है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मील्स दे हैव गिवन, सो आई कैन कैलकुलेट कॉस्ट पर सर्विस यूनिट। तो आप लिख लें कॉस्ट पर सर्विस यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज अपॉन नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस द सर्विस। ठीक है सर, बेटा ये ऐसा है, आप लिख चुके हैं मुझे मालूम है लेक्चर नंबर 1 में भी और 2 में भी, और मैंने आपको ऑलरेडी आई हैव डन द केस स्टडी ऑल्सो, बट ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि एक बार और लिख लें। तो कॉस्ट पर यूनिट के बाद मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है बेटे सर्विस कॉस्टिंग में जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने लेक्चर नंबर 2 में वी हैव कैलकुलेटेड द कॉस्ट फॉर टन्स, तो जनरली आपने देखा होगा कि जो डायरेक्ट लेबर होती है ना उसका प्रोपोर्शन कम होता है, बिकॉज इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज इट इज द मोर इज इनडायरेक्ट लेबर, और ओवरहेड्स का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, इनडायरेक्ट लेबर का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या होता है दैट लेबर विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, और in case of service industry we can say that labor which is directly related with rendering services, the proportion of direct labor is somewhat less, कुछ कम होता है as compared to manufacturing industries। मतलब manufacturing industries में जब आप process costing यूज करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल ज़्यादा होती है, डायरेक्ट लेबर भी होती है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा देखा गया है कि जब आप सर्विसेज दे रहे हैं तो डायरेक्ट लेबर का प्रोपोर्शन कुछ कम होता है। ये बात लिखनी है, अभी हम कैप्लन में देखेंगे क्या है या नहीं। और एक बात और कहनी है बेटे, मैंने वैसे लास्ट लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया था कि अगर मैं 10 किलोमीटर्स कैलकुलेट करूं तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि मैं देखूंगा कि वेरिएबल कितना और फिक्स कितना है। कई बार आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी होगी, तो बेटे व्हेन एवर यू आर गिवन विद सेमी वेरिएबल यू शुड बाइफिकेट कि उसमें वेरिएबल पार्ट कितना है और उसमें फिक्स्ड पार्ट कितना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो फिफ्थ पार्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू बाइफिकेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। बेटा ये लिखना कंपलसरी इसलिए है कि आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैं तो बस यही कह सकता हूँ बेटे, मैंने तो आपसे यही बात कहनी है। चलिए जी, मैं आ गया जी कैप्लन में। कैप्लन में लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं, वो देख लिया हमने, छोड़ दीजिए। मैं आ गया जी फर्स्ट पॉइंट में। Service costing is used when an organization department provides services such as accountancy firm, this, and these are the differences: intangibility, heterogeneity, simultaneous and perishability. We have already seen, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है एग्जांपल्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज इंक्लूड होटल, कॉलेज, हायर ड्रेसर, हेयर ड्रेसर, रेस्टोरेंट। बेटे इससे ज्यादा एग्जांपल्स मैंने दिए। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज बताया, सेंसेक्स दिखाया, आपको मैंने कहा वाटर सप्लाई कंपनीज, आपको मैंने कहा होटल कंपनीज, आपको मैंने कहा
ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, कैंटीन डिपार्टमेंट, तो ये सारे के सारे आपके लिए सर्विस इंडस्ट्रीज में आएंगे। सूटेबल यूनिट कॉस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि पूरी कॉस्ट सर्विस कॉस्टिंग इज डिपेंडेंट अपॉन कि आप कौन से यूनिट पे कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जैसे मेट्रो है, तो मेट्रो में क्या है, पर पैसेंजर कितने किलोमीटर घूमा उसके ऊपर कैलकुलेट होगी कॉस्ट। आप मेट्रो चेंज भी कर रहे हैं, स्टिल वहां से जहां से आप इनफ्लो किया आपने, जब आपने कार्ड को स्वाइप किया और जब आप कार्ड को आउटफ्लो स्वाइप कर रहे हैं तो कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वी कैलकुलेट इन किलोमीटर्स, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि आप कौन से यूनिट में कैलकुलेट कर रहे हैं अपनी कॉस्ट। सो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पैसेंजर, इन केस वी सी कि कितने पैसेंजर्स हैं या सामान है, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, जैसे हमने इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन कि कितने टन सामान है, कितने किलोग्राम का सामान है और कितने किलोमीटर्स है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट केस यूनिट, कॉस्ट यूनिट। तो कॉस्ट यूनिट कैन बी ईदर सिंगल कॉस्ट यूनिट और देयर कैन बी कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट को कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस टर्म्स में कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेटे यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ द मेन डिफिकल्टीज इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द सूटेबल कॉस्ट यूनिट। बट आपको लेक्चर 1 और 2 के बाद अब समझ आ गया कि कोई डिफिकल्टी नहीं है। लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कॉस्ट यूनिट कैसे निकालते हैं। कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट is appropriate if service is a function of two variables. I think अभी मैंने एक आपके सामने I have prepared a flow chart कि यहाँ पे सर्विस ले लिया, यहाँ पे वेरिएबल 1 ले लिया, यहाँ पे वेरिएबल 2 ले लिया। Now if that service is a function of two variables or more than two variables, तो आपको वहाँ पर composite cost unit फॉलो करना पड़ेगा। ये बात आपको मालूम ही है, जैसे हमने देखा how much carried over, what distance, टन माइल्स, लेक्चर नंबर 2 में आई थिंक हमने यही कैलकुलेट किया, टन किलोमीटर्स और टन माइल्स, टन मीटर्स। अब बेटे कॉस्ट निकालते कैसे हैं, अगर आपने लेक्चर नंबर 2 ध्यान से देखा हो तो ये वाली कॉस्ट शीट बनाने की जरूरत नहीं है। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू इन द कॉस्ट शीट इन द जॉब बैच और प्रोसेस कॉस्टिंग जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। चैप्टर 6 में सबसे पहले आई हैव टोल्ड यू कि सिंगल कॉस्टिंग या कॉस्ट शीट क्या होती है, कॉस्ट शीट बनाते कैसे हैं। तो बेटे आपको कॉस्ट शीट ही प्रिपेयर करनी है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट लेबर कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड होते हैं, हमने देखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन, व्हाट आई मीन बाय अंडर। अब मैं अब उस डिटेल में नहीं जा रहा, टोटल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम आगे चलेंगे और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि कैसे निकाला है। बेटा अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 की बात अगर हम करें तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 कहना क्या चाह रही है। तो द कैंटीन ऑफ अ कंपनी, वो कहता है जी एक कंपनी है जैसे लग्जर पेन्स बनाती है ना, तो लग्जर जो पेन बनाती है उसकी कैंटीन भी होगी क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री है। लोग आते हैं, कोई खाना लेके आता है, कोई खाना लेके नहीं आता, तो दे डू लंच, चाय पीने का मन करता है तो कैंटीन है। कैंटीन डिपार्टमेंट में वो कहता है जी हम इतना चार्ज कर रहे हैं, ये इनकम है और ये खर्चे हैं। These all are expenses. These all are expenses. क्या क्या एक्सपेंसेस हैं? फूड, मतलब हमने क्या क्या मंगाया, पनीर मंगवाया, कैप्सिकम मंगवाई, वेजिटेबल्स मंगवाए, फ्रूट मंगवाया, ड्रिंक रेड बुल मंगवाई, रेड बुल मतलब एनर्जी ड्रिंक मंगवाया, बॉटल वाटर, फ्यूल कॉस्ट, गैस फॉर कुकिंग, मेंटेनेंस फॉर मशीनरी, ठीक है जी $850, रिपेयर्स 15,500, wages, depreciation 1,000. It means they have given you different types of expenditures which are being incurred in a canteen department. And canteen department is giving services to their workers, to their employees of that organization. They are not producing anything. They are giving the services of meals. Okay. So during the month, canteen served 56,200 meals. एक महीने में जिसका खर्चा ऊपर दिया है वो कहते हैं जी 56,200 मील सर्व की गई। द कैंटीन कॉस्ट इज यूनिट इज 1 मील। वो कहता है जी एक कैंटीन कॉस्ट का कॉस्ट यूनिट क्या है, 1 मील। बड़ी सिंपल सी बात है जी। आपको जब ये पता चल जाए कि आपका क्या कॉस्ट यूनिट है, वहां पे वो कहता है जी मील एक कॉस्ट यूनिट है, तो आप नंबर ऑफ मील से डिवाइड कर दीजिए, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मील्स, तो आप 1 मील की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है सर। Calculate the average cost per meal served and the average income per meal served. आपको कॉस्ट भी निकालनी है
और इनकम भी निकालनी। बड़ा सिंपल है जी। मैंने वैसे इसकी भी स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, अगर आप थोड़ा सा देखें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने बड़ी मेहनत करके इसकी स्लाइड्स प्रिपेयर की है जी। आइए देखें क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा जी इलस्ट्रेशन नंबर 1 कैप्लन है। आप में से अब कुछ बच्चे तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगा ये एक तो इलस्ट्रेशन है, दूसरा सॉल्व भी है, लेकिन वो महा बेवकूफ बच्चे होंगे। बेटा यू हैव टू राइट इट डाउन। सो द फर्स्ट पॉइंट विच आई हैव रिटन इज कैंटीन इज सर्विंग मील्स टू अ सर्विस इंडस्ट्री। Cost per meal served, we have to calculate the cost per meal served, that is total cost for providing the meals divided by number of meals. Total cost for providing the meals, because we have to calculate per meal cost, so divided by number of meals. Total cost related to the meals can be calculated with the help of a cost sheet. We have already seen in chapter number 6. तभी मैंने वहां पे कॉस्ट शीट बनवा के दिखाई थी, आपको बताया था कि इवन इफ इट इज नॉट गिवन इन कैप्लन, इवन इफ इट इज नॉट गिवन इन बीबीबी, आपको कॉस्ट शीट बनानी आनी चाहिए। अच्छा वैसे यहाँ पर कॉस्ट शीट बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सारी कॉस्ट का जुमावड़ा दे हैव गिवन, दे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इट। अदरवाइज वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर, देयर इज नो डिफिकल्टी इन दैट, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर कॉस्ट शीट। द पॉइंट इज they are charging some revenue and they are having some cost. So revenue of canteen is $59,010. Cost of canteen is $42,150. इनकम ऑफ कैंटीन, ये तो बच्चे को पता है बेटा, 6th क्लास के बच्चों को मालूम होगा कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। इनकम माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो आप कर सकते हैं, कुछ मुश्किल है नहीं। वैसे आपको लगता है तो मैं वहीं से एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखिए जी, ये रहा आपके सामने, ये रहा, ये देखिए इन्होंने ऑलरेडी कॉस्ट कैलकुलेट किया 42,150। कैलकुलेटर आपके पास है, ऐड कीजिए फूड $17,000, ऐड कीजिए $17,000 प्लस $6,000 प्लस $750 प्लस $800 प्लस $850 प्लस $250 प्लस $15,500 प्लस $1,000, ये आ गया जी $42,150। इट मीन्स वो रेवेन्यू चार्ज कर रहे हैं $59,010 और आपकी कॉस्ट आ गई $42,150। तो यू कैन कैलकुलेट प्रॉफिट ऑल्सो 59010, दैट कम्स टू $16,860। अब आपने कितनी मील्स दी? 56,200 की। तो आप निकाल सकते हैं, अगर आप कॉस्ट पर मील निकालना चाहें तो 70.75, दैट इज 75 सेंट और $0.75 per meal, and average income also you can calculate because you are charging 56,200। तो बेटे आप इजीली कर सकते हो कि आपके लिए टोटल मील सर्व 56,200 एंड यू कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट पर दिस, दैट इज 0.13। कहते हैं जी मुश्किल है नहीं, मैं तो बस कैप्लन करा के फॉर्मेलिटी भी पूरी कर रहा हूं कि आपको लॉजिकली पता चल जाए कि हमने इससे भी ज्यादा कंप्लीट कर लिया। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। विच आर द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। वो कहते हैं जी सर्विस कॉस्टिंग के जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 3 में आज पहले बताया कि भाई सर्विस कॉस्टिंग कौन सी इंडस्ट्रीज में हम फॉलो करते हैं। पहला, हाई लेवल ऑफ डायरेक्ट लेबर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। अच्छा आई थिंक मैंने आज के लेक्चर में शायद बताया आपको कि टोटल कॉस्ट का सर्विस इंडस्ट्री में डायरेक्ट लेबर का प्रोपोर्शन काफी कम होता है, मतलब डायरेक्ट लेबर काफी कम पाई जाती है टोटल कॉस्ट में अगर आप सर्विस कॉस्टिंग को फॉलो करें, बिकॉज सर्विस कॉस्टिंग में यू आर गिविंग सर्विसेज। ठीक है जी। यूज ऑफ कॉम्पोजिट यूनिट्स, यस इट इज देयर। यूज ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, यस समटाइम्स इट इज ऑल्सो देयर। सो इट मीन्स which of the following are characteristics of सर्विस कॉस्टिंग। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर्विस कॉस्टिंग में? ठीक है जी, कौन से हैं? तो इक्विवेलेंट यूनिट्स भी हैं और ये भी है, मतलब सेकंड एंड थर्ड। इट मीन सेकंड एंड थर्ड। अच्छा थर्ड ये तो नहीं है भाई साहब, सॉरी। इक्विवेलेंट यूनिट तो प्रोसेस कॉस्टिंग में तो फर्स्ट और सेकंड कुछ हैं, तो बी पॉइंट में आ गए जी high level। It means these are the features of this। ठीक है सर। फिर हम आ गए थे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पॉइंट में जो कैप्लन ने दिया हुआ है कि भाई एक सर्विस इंडस्ट्री है,
फॉर एग्जाम्पल एक होटल है ताजमहल होटल, हमारी इंडिया में दिल्ली में एक बड़ा 5 स्टार होटल है ताजमहल ग्रुप ऑफ होटल्स, और उसी के साथ अब मोरिया शेरेटन, जो भी आउट ऑफ इंडिया से आते हैं वो मोरिया शेरेटन में या ताज में रुकते हैं। अब ताज होटल इज ऑल्सो a service industry, it is a hotel industry, and Moria is also a hotel industry. And if I want to calculate the cost of Moria's with cost of Taj, तो मैं तभी निकाल सकता हूं जब ताज वाले भी सेम कॉस्ट यूनिट लगा रहे हो और मोरिया शेरेटन भी सेम कॉस्ट यूनिट लगा रहा हो। इसका मतलब कॉस्ट यूनिट सेम होना जरूरी है। अगर कॉस्ट यूनिट सेम है तभी आप कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट कंपेयर। मेरी बात आप शायद समझ पा रहे हैं। भाई गधे गधों को कंपेयर करेंगे, घोड़ों को घोड़ों के साथ कंपेयर करेंगे, यू कैन नॉट कंपेयर घोड़े विद गधे। लगते एक जैसे लेकिन यू कैन नॉट कंपेयर, यू कैन ओनली कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स, ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस, मैंगोज विद मैंगोज। तो देखते क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशंस इन द सेम इंडस्ट्री। वो कहते हैं जी जो ऑर्गेनाइजेशन सेम इंडस्ट्री की होती हैं, इफ दे यूज द सेम सर्विस कॉस्ट यूनिट्स, अगर वो कॉस्ट यूनिट सेम यूज कर रहे हैं, देन तब कंपैरिजन बिटवीन द कंपनीज कैन बी मेड इजीली। तो हम कंपेयर करने में हमें आसानी होती है। ठीक है जी। मीटर रीडिंग, बिलिंग एंड कलेक्शन कॉस्ट। अब देखिए जी बोर्ड ए है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, ये दो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं। वी कैन इजीली कंपेयर कि कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन इनएफिशिएंट है, किसकी कॉस्ट कितनी है, बट उसके लिए उनका कॉस्ट यूनिट का सेम होना इंपॉर्टेंट है। आप 8th क्लास के बच्चे की परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है 8th को 5th क्लास के साथ कंपेयर कर सकते हैं। दोनों 5th को कर सकते हैं, दोनों 8th को कर सकते हैं, दोनों 12th क्लास के बच्चे को कर सकते हैं। ACC नॉलेज लेवल के दोनों बच्चे होंगे तभी तो कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी स्किल लेवल को नॉलेज लेवल से कंपेयर करेंगे। ठीक है सर। सेल्स एंड वेजेस ऑफ मीटर रीडर्स, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के मीटर रीडर्स आते हैं, उनको सैलरी दी जा रही है। बिलिंग एंड कलेक्शन स्टाफ की बिलिंग। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवलिंग, कलेक्शन एजेंसी सर्विसेज, बैड डेट्स, जनरल चार्जेस एंड मिसलेनियस। ये तो आपको देखिए जी खर्चों की जुमावड़ा दिया है आपको, ऑलरेडी उन्होंने कॉस्ट दे दी है ना, सब कुछ दे दिया है, तो कोई घबराने की बात है नहीं, सब कुछ दिया है। नीचे लिखा हुआ यूनिट सोल्ड 2880 मिलियन इन्होंने बेचे, 9600 मिलियन उन्होंने बेचे। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, इनके कंज्यूमर्स है 800, उनके 1600। सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी $18 में बेच रहे हैं, वो $50 में सेल कर रहे हैं। साइज ऑफ एरिया, स्क्वायर माइल्स दिस। कंपेरेटिव कॉस्ट, देखो क्या लिखा हुआ है, कंपेरेटिव कॉस्ट फॉर बोर्ड ए एंड बी may be collected as follows and are useful in showing how well the individual services are there। बेटे अब आप देख लीजिए, ये इलस्ट्रेशन है, आप में से कुछ बच्चे ईमानदारी से देख भी नहीं रहे, मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, है ना। क्या ईमानदारी आपकी कि आप ध्यान से देख भी नहीं रहे। तो यहां पे लिखिए जी क्या लिखा है, बोर्ड ए में मैंने उसके खर्चे बोर्ड ए के ऐड कर दिए, और बोर्ड ए के खर्चे आ गए जी 60। ऊपर देखो बोर्ड ए के खर्चे उन्होंने ऐड किए थे, ये रे 6, सब कुछ तो 1000 में था ही, और ये 1000 है, तो इन्होंने लिख दिया जी 600, और बोर्ड बी का 1000। ये तो ऊपर से कॉपी पेस्ट मारा यार। अब बिकॉज इनका यूनिट सेम है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि ये 150 का अनुपात, हाउ मच इट इज रिलेटेड विद 600, तो दैट इज 25%। 300 हाउ मच इट इज रिलेटेड विद 600, दैट इज 50%। 30 हाउ मच इट इज विद दिस। इसी तरह से इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो मैं उसके बाद एफिशिएंसी देख सकता हूँ। भाई 2 8th क्लास के बच्चे मुझे समझ आ गए, एक स्कूल ए में पढ़ता है, एक स्कूल बी में पढ़ता है, लेकिन दोनों हैं 8th क्लास के, तो मैं देख सकता हूं कि इसके इंग्लिश में कितने हैं, इसके इंग्लिश में कितने आए, इसके मैथ्स में कितने हैं, इसके मैथ्स में कितने आए, इसके साइंस में कितने आए, इसके हाउ मच मार्क्स आर देयर इन दिस साइंस। तो आई कैन कंपेयर इवन इफ दे आर फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स बट दे हैव डिफरेंट सेम यूनिट्स, दे आर फ्रॉम द सेम क्लास। सिमिलरली अलग अलग बोर्ड्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, बट द पॉइंट इज दे आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट इन द सेम यूनिट, सो आई कैन कैलकुलेट देयर एफिशिएंसी। ये इस कैप्लन में, ये इस पॉइंट में ये बताने की इस पॉइंट थी। मैं आ गया जी आज के इस लेक्चर का लास्ट पहलू।
टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ कंपनी ऑपरेट्स अ हॉलेज बिजनेस विद 3 व्हीकल्स। वो कहता है ये कंपनी है जो हॉलेज का बिजनेस यूज करती है और 3 व्हीकल्स हैं उनके पास। द फॉलोइंग एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस इज अवेलेबल। वो कहता है जी निम्नलिखित हमने कुछ आपको कॉस्ट बताई है। पहला, पेट्रोल, पेट्रोल की कॉस्ट है पर किलोमीटर ऑन एन एवरेज। अच्छा, पेट्रोल की कॉस्ट देखो जी, बड़ी सिंपल सी बात है, किलोमीटर से रिलेट करती है। जितने किलोमीटर ज्यादा गाड़ी चलेगी उतना कॉस्ट आएगी पेट्रोल की, दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। रिपेयर, जितनी गाड़ी चलेगी उतनी ज्यादा उसको रिपेयर की जरूरत पड़ेगी, अगेन रिपेयर कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वी हैव ऑलरेडी सीन। वो कहता है जो उसमें वेरिएबल पार्ट इतना है और फिक्स पार्ट इतना है। ड्राइवर वेजेस इज अ फिक्स कॉस्ट, ये चेक कर लीजिए, गिवन है। सुपरवाइजर एंड जनरल वेजेस फिक्स कॉस्ट, ये भी गिवन है। लोडिंग कॉस्ट इट इज वेरिएबल, कि भाई जितना उस लॉरी में सामान होगा उसकी लोडिंग उस हिसाब से होगी और वो टन में होगा, एंड दिस इज पर टन। मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन को पढ़ के घबराना नहीं है, आराम से पहले एक बार पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर नीचे लिखा है ड्यूरिंग द वीक 26, मान लेते कोई वीक है 26, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, वो कहता कोई 26 वीक था। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल द 3 व्हीकल्स विल बी यूज्ड, तीनों की तीनों व्हीकल्स यूज होंगी। 280 टन्स विल बी लोडेड एंड अ टोटल ऑफ दिस मच, इसका मतलब जो 3 व्हीकल्स हैं उनमें 280 टन यूज होगा, 280 टन लोड होगा। अच्छा, एक व्हीकल को जाना है ना, मान लेते हैं कोयला लेकर जाना है, तो कोयला यहाँ पर लोड हुआ, यहाँ गया, यहाँ पे उतारा, आएगी वापस, तो आएगी तो वापस तो खाली आएगी ना, कोयला उतार कर फिर वापस तो खाली आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? कहता जी 3 व्हीकल्स हैं और एक हफ्ते नंबर वीक नंबर 26 में उन्होंने टोटल जो कोयले को लोड किया वो, या जो भी गुड्स लोड की जो हॉलेज के लिए यूज कर रहे हैं उसको कह रहे हैं जी वो 280 टन है, 280 टन। और कितने किलोमीटर चली है जी? 3950 किलोमीटर तीनों लॉरीज चली हैं। देखो सेंटेंस शुरू हुआ था दे आर यूजिंग 3 व्हीकल्स, इसका मतलब वो सेंटेंस आगे कॉन्टिन्यूटी में है। तो जब वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी में है तो आप ये समझ लीजिए ये जो 280 टन्स हैं ये भी क्या है, 280 टन्स इज फॉर 3 व्हीकल्स एंड 3950 किलोमीटर इज ऑल्सो फॉर 3 व्हीकल्स। ट्रेवल्ड इंक्लूडिंग दिस एज शोन इन दिस वर्किंग जर्नी। चेक कर लीजिए, ये देखिए जी 280 वो कह रहा है इस तरह से आया, एक हफ्ते में, एक वीक में इस तरह से इन्होंने ये काम किया, इतने किलोमीटर्स चले, तीनों व्हीकल्स की बात हो रही है, ऑल 3 व्हीकल्स। आप चेक करिए जी, तीनों व्हीकल्स की बात कर रहे हैं वो, ऑल 3 व्हीकल्स एंड किलोमीटर्स चले वन वे। वन वे का मतलब क्या है भाई, लॉरी यहां से यहां तक जा रही है ना, तो मान लेते हैं 1975 किलोमीटर चली, तो भाई साहब आएगी भी तो खाली, पूरा रूट क्या होता है, गई तो वहां थोड़ी खड़ी रहेगी, वापस में तो आएगी। तो 1975, जैसा मैंने लेक्चर 1 में बताया था उबर और ओला के बारे में, आपको बताया था ना आपको, तो टोटल 1975 है, इसको अगर आप इंटू 2 करें तो चेक करिए जी 1975 इंटू 2 दैट कम्स टू 3950, ये चेक कर लो। अभी देख लेंगे, मैंने बड़ा अच्छा सा फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया, कैलकुलेट द कॉस्ट पर टन किलोमीटर। अब देखिए जी यहाँ पर कॉम्पोजिट यूनिट यूज है, एक से ज्यादा कॉस्ट यूनिट होगा तो हम कहेंगे इट इज अ केस ऑफ कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है आराम से, कोई जल्दी नहीं है सर, आंसर तो है ही। आप में से इसलिए कुछ बच्चे कर ही नहीं रहे, वो बेवकूफ है, दोबारा एग्जामिनेशन फीस पे करेंगे, करने दो उनसे, एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस होने ही नहीं वाले, ठीक है सर। Test your understanding number 2. A company operates a business with 3 vehicles. The following cost and performance is as follows. आराम से पढ़िए, पेट्रोल, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, ड्राइवर वेजेस, सुपरवाइजर, लोडिंग कॉस्ट। ड्यूरिंग द ईयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट all 3 vehicles will be used. आपको निकालना है एक कॉस्ट
पर टन किलोमीटर. इट मीन्स इट इज अ केस ऑफ कॉम्पोजिट यूनिट्स. आइए देखिए दोस्त, सोल्यूशन तो दिया ही हुआ है, फिर भी मैं क्यों करा रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लॉजिकली जब समझेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगा. मैंने एक चित्र बनाया, मैंने कहा 3 व्हीकल्स हैं, 1 2 3. देयर आर 3 व्हीकल्स विच दे आर यूजिंग. ठीक है सर, इसमें सामान ढो रहे हैं और एक सामान ढोकर लोड कर रहे हैं और जा रही है वो. कॉस्ट ऑफ 3 व्हीकल्स, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट इन 10 किलोमीटर्स, इट मीन्स देयर आर मोर देन 1 यूनिट. तो इसलिए इट इज नेम्ड एज कॉम्पोजिट यूनिट्स. कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट्स लिखना है, सभी को लिखना है. आप चेक करिए जी, वन वे का मतलब क्या है? जाने में 1975 किलोमीटर है, तो भाई साहब यहां थोड़ी गाड़ी खड़ी रहेगी, वापस आएगी भी तो सही. तो उसका खर्चा तो तब भी हो रहा है, पेट्रोल कॉस्ट तो तब भी लग रही है. इसका मतलब टोटल एक ट्रिप में जाने का ये और ये, तो 1975 किलोमीटर्स प्लस 1975 किलोमीटर्स इज इक्वल टू दिस मच किलोमीटर्स इज इक्वल टू 1 ट्रिप. 1 ट्रिप इज इक्वल टू दिस मच किलोमीटर्स प्लस दिस मच किलोमीटर्स. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया. मैं आपके सामने, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दे हैव गिवन द कॉस्ट शीट, बट स्टिल इट इज बेटर इफ यू प्रिपेयर इट, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग. टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग में भी उन्होंने कॉस्ट शीट को बनाकर दिखा दिया है, फिर भी मैंने अपनी अलग से प्रिपेयर की, क्योंकि मैंने कुछ अलग बातें इसमें ऐड की, सो दैट यू कैन बेटर गेट एन आइडिया. तो आप सभी कमर सीधी कर लें, कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें और ऊपर लिखें जी कॉस्ट शीट फॉर अ वीक 26 पेट्रोल कॉस्ट. अब ये तो दिया हुआ है $0.50 या 50 सेंट इंटू 3950. बेटे पेट्रोल कॉस्ट तो किलोमीटर्स में रिलेट करती है, पता ही है आपको, टन पर थोड़ी होता है. तो गाड़ी जितनी चली, चाहे खाली चली चाहे भरी चली, पेट्रोल तो नहीं लगेगा. इट मीन्स इट इज $1975. रिपेयर कॉस्ट इज 0.30 पर किलोमीटर इंटू 3950 किलोमीटर, तो 1185. डेप्रिसिएशन, अब देखिए डेप्रिसिएशन के 2 पार्ट्स हैं, उसमें कुछ पार्ट वेरिएबल है और कुछ पार्ट फिक्स्ड है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बाइफरकेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड, क्योंकि जो वेरिएबल है वो किलोमीटर्स पर रिलेट कर रहा है और जो फिक्स्ड है वो फिक्स पर रिलेट कर रहा है. तो देखिए जी, एक तो होती है पीरियड कॉस्ट, एक होती है प्रोडक्ट कॉस्ट. तो वेरिएबल कितनी है? $1 और कितने किलोमीटर चली? 3950. तो ये आ गया जी $3950. और फिक्स कितनी है? दिस इज गिवन टू यू एज फिक्स $50 इंटू 3 $150. सिमिलरली वेजेस, क्योंकि एक उसके लिए दिया हुआ है, तो वेजेस फिर 3 के लिए आ गया, 3 व्हीकल्स के लिए $900. सुपरवाइजर $550 एक वीक के लिए. लोडिंग चार्जेस का मतलब है कि जो व्हीकल, जो सामान ढोकर जा रही है, कोयला डाल रहे हैं, गुड्स डाल रहे हैं, तो भैया को डालने के लिए पैसे तो दोगे, दैट इज लोडिंग चार्जेस. लोडिंग चार्जेस 6 इंटू 280. बेटे मैंने किया कुछ नहीं है, खाली जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको वेरिएबल में फिक्स्ड में लिख दिया और कुछ बातें बता दी कि भाई ये वेरिएबल है, ये किलोमीटर से रिलेट करेगा, और टोटल कॉस्ट निकाल ली. टोटल कॉस्ट कितनी है जी? इतनी. अच्छा, टन किलोमीटर कितना आया? सवाल ये आता है कि यू हैव टू डिवाइड इट बाय टन किलोमीटर. So the point in this is, the attractive point is that you should know how to calculate ton kilometer. तो टन किलोमीटर का फॉर्मूला क्या बना? टन इंटू किलोमीटर. तो आराम से क्वेश्चन में दिया हुआ, पहले उसको चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है और हम देख लेंगे कि टोटल अमाउंट कितना आ रहा है. ठीक है, आइए हम टन किलोमीटर देख रहे हैं. 66,325 कैसे आया? आप पहले इसको लिख लें, 10390. दिस इज द कॉस्ट, $10,390 is the cost and 10 किलोमीटर is 66,325. तो 1 टन किलोमीटर की कॉस्ट आ गई, मतलब 1 टन 1 किलोमीटर तक गया तो उसका खर्चा आएगा $0.157. 1 टन 1 किलोमीटर तक गया तो उसका ये खर्चा आएगा. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टन किलोमीटर कैसे आया, है ना. आइए, ये क्वेश्चन में गिवन है जी, टन तो गिवन ही है. वैसे तो आप दोस्तों, आप क्या करें, आप मल्टीप्लाई कर लें. किसको?
चेक करिए जी, ये टन दिए हुए हैं 3434, फिर किलोमीटर, फिर दिस। तो आप आराम से मल्टीप्लाई करें और मुझे बताएं कि क्या आपको ये टन किलोमीटर समझ आ रहा है। ये देखिए सॉल्व भी किया इन्होंने, वैसे तो इसके सोल्यूशन में देखे हैं तो इन्होंने सॉल्व कर दिया, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है जी। टन 34, चेक करिए जी 34 कहाँ से आया, 34 तो गिवन ही था, 34 इंटू 180, तो देखते हैं 34 इंटू 180, 34 इंटू 180 दैट कम्स टू 6120। सिमिलरली दे हैव डन फॉर ऑल, टोटल कर दिया तो ये आ गया जी 66,325, 66,325। एक बच्चा कह रहा है अगर हम सीधा मल्टीप्लाई कर दें, नहीं बेटे गलत हो जाएगा, क्योंकि 280 टन 1975 किलोमीटर में नहीं गए। अगर आप सीधा मल्टीप्लाई करते हैं 280 इंटू 1975, इट मीन्स आप ये सोच रहे हैं कि 280 टन 1975 किलोमीटर चले, जबकि ऐसा नहीं है, 280 तो टोटल है। तो आपको अभी इसको अलग से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ लिखना है, इसको अलग से फिर 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 लिखना है, और फिर इन सबका टोटल करेंगे। इसको बोलते हैं टन किलोमीटर। इट इज अ केस ऑफ कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट्स। तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आप एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस साथ साथ जरूर कर रहे हैं बेटे, जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं। अब चैप्टर 7 आज कंप्लीट हो गया, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग कंप्लीट कर दिया। अब चैप्टर 8 में हम करेंगे मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, है ना। तो चैप्टर 7 तक सारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं बेटे, इसके बाद आपने एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस अपने आप करने हैं, और जो भी डाउट होगा मेरे साथ अटैच करना है, मेरे साथ कनेक्ट करना है, मैं आपको पूरा क्लैरिटी दूंगा। बट मेरी कंडीशन है कि पहले एक बार खुद कंप्लीट कर लें। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।